बी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर मैं आपको पढ़ा था और उसमें मैं आपको महाराणा कुंभा के बारे में जानकारी दे रहा था। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि महाराणा कुंभा के मालवा के साथ कैसे रिश्ते थे। मालवा का सुल्तान बराबर मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता था, कुंभा अपना बचाव करते थे। मालवा की ये कोशिश रहती थी कि वो मेवाड़ी प्रदेशों को अपने मालवा के अंदर विलीन कर ले, परंतु कुंभा ने मालवा के सारे प्रयासों को असफल कर दिया था। काफी प्रयासों के बावजूद भी मालवा का सुल्तान मेवाड़ की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर पाया था। मालवा की तरह ही मेवाड़ की सीमाएं गुजरात को भी स्पर्श करती थी। मालवा और गुजरात दोनों राज्यों के बीच एक समानता और थी कि दोनों ही शासक मुस्लिम थे। मेवाड़ उनका पड़ोसी था और दोनों ही शासकों की एक कॉमन नीति थी कि किसी भी तरह मेवाड़ के राज्यों को अधिकृत किया जाए, मेवाड़ के राज्यों को अपने राज्यों के अंदर मिलाया जाए। राज्य विस्तार के लिए गुजरात और मालवा दोनों ही राज्यों का जो बहुत आसान टारगेट रहता था वो मेवाड़ की सीमाओं का अतिक्रमण रहता था। और जब जब अवसर मिलता था मालवा और गुजरात के ये दोनों राज्य मेवाड़ की सीमाओं के अंदर घुसने का प्रयास करते थे। गुजरात और मेवाड़ के संबंधों की कहानी बहुत पुरानी है। मेवाड़ और गुजरात की शत्रुता की कहानी बहुत पुरानी है। आपको याद होगा 1433 ईस्वी में गुजरात के सुल्तान अहमद शाह ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तब मेवाड़ के महाराणा ने उस आक्रमण को रोकने के लिए झीलवाड़ा नामक स्थान पर प्रस्थान किया था, अपना पड़ाव डाला था और उस पड़ाव के दौरान ही मेवाड़ के शासक की हत्या हो गई थी। अहमद शाह ने उस समय मेवाड़ पर आक्रमण नहीं किया था, वो सीधे नागौर की तरफ चला गया था। जो नागौर का शासक था फिरोज खां, उसने गुजरात के अहमद शाह की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार करने के साथ ही अहमद शाह वापस अहमदाबाद वापस लौट गया था। मेवाड़ गुजरात की अहमद शाह की लूट मार से बच गया था। इस अहमद शाह ने दोबारा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसको इतना समय नहीं मिला कि वो दोबारा मेवाड़ के ऊपर आक्रमण कर सकता। 1442 ईस्वी के अंदर इस अहमद शाह की मृत्यु हो गई थी। अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी मोहम्मद शाह द्वितीय गद्दी पर बैठा था। जो मोहम्मद शाह द्वितीय था, उसका शासनकाल अधिकांशतः गुजरात में होने वाले विद्रोहों को दबाने में बीता था। उसको उतना अवसर नहीं मिला था कि वो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करता। इस मोहम्मद शाह के बाद कुतुबुद्दीन अहमद शाह गद्दी पर बैठा और कुतुबुद्दीन अहमद शाह एक ऐसा शासक था जिसने बराबर कोशिश की कि वो मेवाड़ की सीमाओं का अतिक्रमण करे, मेवाड़ के राज्यों को वो जीते और एक लंबा संघर्ष इस कुतुबुद्दीन अहमद शाह ने कुंभा के साथ लड़ने का इसने प्रयास किया है। इस कुतुबुद्दीन अहमद शाह के बाद दाऊद शाह गद्दी पर बैठा था। बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा है इसका, ज्यादा बहुत लंबा शासनकाल नहीं रहा इसका। उसके बाद फतेह खां या फतेह खां, भारतीय इतिहास में इसको महमूद बेगड़ा के नाम से जानते हैं, ये गद्दी बैठा था। संपूर्ण कुंभा के जीवन काल में गुजरात में 5 शासकों ने शासन किया था। कुंभा को गुजरात के 5 शासकों से किसी न किसी रूप में उनका पाला या उनका सम्मान इन गुजराती शासकों से पड़ा था। लंबा जो संघर्ष कुंभा का चला था वो कुतुबुद्दीन अहमद शाह के साथ हुआ था।
परंतु इन पांचों शासकों से कुंभा अपने मेवाड़ की सीमाओं को बचा पाने में सफल रहे थे। गुजरात के शासक कभी मालवा के साथ मिलके, कभी नागौर के साथ मिलके, कभी कुंभा के विरोधियों के साथ मिलके बराबर मेवाड़ के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करते थे, परंतु अधिकांशतः अपनी कूटनीति से, अपनी राजनीति से, अपनी समझदारी से कुंभा मेवाड़ की सीमाओं को बचा पाने में सफल रहे थे। अब जो गुजरात है और कुंभा के बीच संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या था, और जब हम प्रारंभिक कारण की बात करते हैं तो प्रारंभिक कारण में सबसे महत्वपूर्ण कारण था नागौर का प्रश्न। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि नागौर पर फिरोज खां का अधिकार था और जो कि गुजरात के सुल्तान के प्रति निष्ठा रखता था। फिरोज खां की मृत्यु के बाद नागौर में उत्तराधिकार संघर्ष प्रारंभ हो गया। वो उत्तराधिकार संघर्ष फिरोज खां के भाई और फिरोज खां के बेटे के बीच था। फिरोज खां की मृत्यु के बाद उसका भाई मुजाहिद खां गद्दी पर बैठ गया। जो फिरोज खां का बेटा था शम्स खां, उसको गद्दी नहीं मिली। शम्स खां ने नागौर की गद्दी को प्राप्त करने के लिए महाराणा कुंभा की शरण ली। कुंभा के पास शम्स खां पहुंचा और कुंभा से उसने ये अनुरोध किया कि वो मुजाहिद खां से उसको नागौर की गद्दी वापस दिलवाए। कुंभा ने कहा कि मैं गद्दी वापस दिलवा दूंगा, परंतु कुछ शर्तें हैं मेरी। कुंभा ने कुछ शर्तें शम्स खां के सामने रखी कि अगर वो शर्तें मान लेगा तभी मेवाड़ की फौजें नागौर में प्रवेश करेंगी और मुजाहिद खां के स्थान पर उसको गद्दी पे बैठाएंगी। शर्तें क्या थी? शर्त थी कि शासक बनने के बाद शम्स खां नागौर के दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा। शासक बनने के बाद शम्स खां नागौर के दुर्ग की किलेबंदी नहीं करेगा। दूसरी बात, किले की 3 बुर्जियों को वो नष्ट कर देगा। तीसरी बात, वो कुंभा के प्रति निष्ठावान बना रहेगा। शम्स खां ने इन तीनों शर्तों को माना। कुंभा को यह आश्वासन दिया कि अगर वो नागौर की गद्दी पर बैठ जाता है तो वो किलेबंदी नहीं करेगा, वो 3 बुर्जों को नष्ट कर देगा, कुंभा के प्रति निष्ठा बनाए रखेगा। कुंभा ने अपने वचनों को पूरा किया। कुंभा ने अपनी सेना नागौर की ओर भेजी। कुंभा की सेना के भय से मुजाहिद खां मालवा की ओर भाग गया, नागौर से वो भाग गया। मालवा के सुल्तान ने उसको अपने यहाँ शरण दे दी। छोटे मोटे प्रतिरोध के बाद नागौर पर कुंभा का अधिकार हो गया। कुंभा ने नागौर शम्स खां को सौंप दिया। ये कुंभा की पहली नागौर विजय थी। मैं पहली नागौर विजय इसलिए कह रहा हूं कि नागौर के ऊपर हमको कुंभा के 2 बार आक्रमण दिखाई दे रहे हैं। एक बार वो मुजाहिद खां के स्थान पर शम्स खां को गद्दी पर बैठा रहे हैं। दूसरी बार कुंभा का नागौर के ऊपर आक्रमण उस समय हो रहा है जब शम्स खां कुंभा की संधि की शर्तों का उल्लंघन करने लगता है। संधि की शर्तों के अनुसार उसको नागौर के किले की दुर्गबंदी नहीं करनी थी। संधि की शर्तों के अनुसार उसको नागौर के किले की मरम्मत नहीं करनी थी। संधि की शर्तों के अनुसार उसको कुंभा के प्रति निष्ठा बनाए रखनी थी। और जब इन तीनों शर्तों को मानने से शम्स खां ने इनकार कर दिया तो क्रोधित कुंभा ने दोबारा नागौर के ऊपर आक्रमण किया था और नागौर से उसने शम्स खां को भगा दिया था, नागौर पर कब्जा कर दिया था।
कुंभा की ये नागौर विजय थी। पहले आक्रमण में वो नागौर को जीतते जरूर है, परंतु वहां पर वो शमशखां को वहां का शासक बना देते हैं। दूसरे आक्रमण में वो नागौर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं। तो नागौर के ऊपर कुंभा के हमको दो आक्रमण प्रतीत हो रहे हैं। पहला आक्रमण मुजाहिद खां के स्थान पर शम्स खां को गद्दी में बैठाने का है, और दूसरा आक्रमण शम्स खां के विद्रोही होने पर शम्स खां के ऊपर आक्रमण करने का है और नागौर को जीतने का है। पराजित, निष्कासित शम्स खां मालवा जा नहीं सकता था, गुजरात पहुंचा। गुजरात के शासक के साथ उसने अपनी बेटी की शादी कर दी और गुजरात के शासक से उसने यह अनुरोध किया कि वो उसको सैनिक सहायता दे और उसका नागौर का राज्य उसको दोबारा दिलवा दे। तो ये नागौर की राजनीति का जो प्रश्न था, उसके कारण गुजरात का हस्तक्षेप मेवाड़ की राजनीति में हो रहा है। तो नागौर का जो प्रश्न था, गुजरात और कुंभा के रिश्तों के बीच जो दरार थी, उसका एक महत्वपूर्ण कारण था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण घटना होती है, चंपानेर की संधि। 1457 ईस्वी के अंदर मालवा और गुजरात का मेवाड़ के ऊपर एक संयुक्त अभियान होता है। मालवा और गुजरात दोनों के सुल्तान मिलकर एक एग्रीमेंट करते हैं, एक संधि करते हैं, जिसके अंतर्गत ये दोनों के बीच एक समझौता होता है कि गुजरात का सुल्तान गुजरात के रास्ते से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेगा और मालवा का सुल्तान मालवा के रास्ते से मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेगा। यानी कि दोनों की संयुक्त सेनाएं अपनी अपनी सीमाओं से मेवाड़ के अंदर प्रवेश करेंगी। इसके बाद जब दोनों सेनाएं मेवाड़ को जीत लेंगी तो मेवाड़ का दक्षिणी भाग जो है वो गुजरात को दे दिया जाएगा और शेष भाग मालवा के पास चला जाएगा। यानी इस संधि के तहत दोनों ही सुल्तानों ने, चंपानेर की इस संधि के अनुसार दोनों ही सुल्तानों ने मेवाड़ का विभाजन कर लिया, मेवाड़ का एक काल्पनिक विभाजन कर लिया, जिसके अनुसार दोनों की सम्मिलित सेनाएं मेवाड़ के ऊपर आक्रमण करेंगी। विजय के बाद मेवाड़ का दक्षिणी भाग गुजरात लेगा। नंबर तीसरी बात, शेष जो मेवाड़ है उसके ऊपर मालवा का अधिकार होगा। कुतुबुद्दीन जो कि गुजरात का शासक था, आबू को जीतता हुआ आगे बढ़ा। मालवा का सुल्तान था वो दूसरी तरफ से मेवाड़ की ओर आगे बढ़ा। कुंभा ने दोनों की संयुक्त सेनाओं का मुकाबला किया था। कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है और रसिक प्रिया का जो ग्रंथ है, ये दोनों ही जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो हमको इस बात की जानकारी देते हैं कि इस संयुक्त मुकाबले में महाराणा ने दोनों सेनाओं का मुकाबला किया था और दोनों ही सेनाओं को पीछे लौटने के लिए बाध्य कर दिया था। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि महाराणा कुंभा की थी। चंपानेर की जो संधि थी वो बिल्कुल असफल रही थी। चंपानेर की संधि के तहत दोनों ही राज्य मेवाड़ की सीमाओं को नहीं छीन पाए थे, मेवाड़ का बंटवारा नहीं हो सका था, कुंभा को वो पराजित नहीं कर सके थे। इसके बाद गुजरात का सुल्तान कुतुबुद्दीन सिरोही के शासक के कहने पर दोबारा आक्रमण करते हैं। सिरोही का शासक जो था उसने सुल्तान से अनुरोध किया था कि आबू का प्रदेश सुल्तान जीत ले और उसको सिरोही वापस लौटा दे। आबू और सिरोही के दोनों प्रदेश कुंभा के पास थे और सिरोही का शासक चाहता था कि गुजरात का शासक आबू ले ले और उसके बदले में सिरोही का प्रदेश उसको वापस दे दे। और इस अनुरोध पर सुल्तान ने अपने सेनापति इमादुल मुल्क को आबू जीतने के लिए भेजा था। युद्ध के परिणाम के बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं है कि वो आबू जीत पाया था या नहीं जीत पाया था,
कुंभा इसमें कितने सफल रहे थे, कितने असफल रहे थे, कोई विश्वसनीय जानकारी हमको प्राप्त नहीं होती। आबू से सुल्तान कुंभलगढ़ की ओर बढ़ा था। 3 दिन तक उसने कुंभलगढ़ जीतने की कोशिश की थी, परंतु वो कुंभलगढ़ भी नहीं जीत पाया था। वहां से सुल्तान चित्तौड़ की ओर गया था, चित्तौड़ के किले को भी वो नहीं जीत पाया था। यानी कि चंपानेर की संधि असफल हुई थी, और चंपानेर की संधि के बाद सिरोही और आबू के प्रदेश के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं है, परंतु कुंभलगढ़ और चित्तौड़ का दुर्ग भी गुजरात का सुल्तान नहीं जीत पाया था। 1458 में सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के साथ ही एक जो लंबे संघर्ष की कहानी थी गुजरात और कुंभा की, वो समाप्त हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद महमूद बेगड़ा शासक बना था। उसने 1459 में जूनागढ़ के ऊपर आक्रमण किया था। जूनागढ़ का राजस्थान की राजनीति से संबंध नहीं था, परंतु मेवाड़ की राजनीति से अवश्य था। जूनागढ़ के जो शासक थे वो कुंभा के दामाद थे। महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ के ऊपर आक्रमण किया। कुंभा ने जब ये सुना कि महमूद बेगड़ा ने जूनागढ़ के ऊपर आक्रमण किया है, तो कुंभा सेना लेकर जूनागढ़ पहुंचे थे। उन्होंने सुल्तान की सेना को पराजित किया था, सुल्तान की सेना को वहां से भगा दिया था। और इस तरह गुजरात और मेवाड़ के बीच एक लंबा संघर्ष चला था, जिसमें कि गुजरात को कुछ हासिल नहीं हुआ था। प्रयासों के बावजूद भी गुजरात मेवाड़ के प्रदेश नहीं जीत पाया था। यद्यपि वो कभी मारवा की सहायता लेता था, कभी नागौर की सहायता लेता था, कभी कुंभा के विरोधी हिंदू राजाओं की मदद लेता था, कभी वो मालवा के साथ गठबंधन करके चंपानेर की संधि करता था, परंतु किसी भी प्रयास में इस गुजरात को सफलता नहीं मिली थी। कुंभा अपनी सीमाओं को सुरक्षित रख पाने में पूरी तरह सफल रहे थे। 1468 में कुंभा को उन्हीं के पुत्र उदा ने हत्या कर दी। 1468 में कुंभा की हत्या कर दी जाती है। एक और अराजकता का युग मेवाड़ में प्रारंभ होता है। मेवाड़ का ये यशस्वी राजा, मेवाड़ का ये यशस्वी महाराणा, जिसने लंबे समय तक मेवाड़ को सुरक्षित किया था, मेवाड़ की सीमाओं का विस्तार किया था, उसकी हत्या मेवाड़ के लिए बहुत क्षति थी। मेवाड़ को अपने गौरवशाली युग में पहुंचाने में कुंभा का एक बहुत बड़ा योगदान था। कुंभा युद्ध भूमि में ही महान नहीं थे, सांस्कृतिक क्षेत्रों के अंदर भी उनकी उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण थीं। आगे आने वाली वीडियो में आपको कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में बताऊंगा। पहले वाली वीडियो भी आप देखते रहिए। धन्यवाद।